हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक कुछ इस प्रकार से है: साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इसी सेम टॉपिक को हम क्लास 11th के द्रव स्थितिकी नामक चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं, और कुछ इस प्रकार से हमने क्लास 11th में एक साबुन के बुलबुले के संतुलन के बारे में अध्ययन किया था। बट यहाँ पर हम आवेशित बुलबुले के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये एक साबुन का बुलबुला है। प्यारे बच्चों, साबुन के इस बुलबुले में अंदर वायु भरी होगी, और वो वायु इस साबुन के पृष्ठ पर दाब डालेगी, और उस दाब की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार से होगी, बाहर की ओर। अर्थात बुलबुले के अंदर जो वायु है वो दाब डाल रही है बुलबुले पर बाहर की ओर, इसलिए हम इस दाब को कहेंगे इंटरनल प्रेशर, अर्थात पी इन, जिसकी डायरेक्शन बुलबुले से बाहर की ओर है। बट बुलबुले के बाहर वायुमंडल स्थित है, और बुलबुले के बाहर की जो वायु है वो भी बुलबुले पर दाब डालेगी। उस दाब की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार से होगी। इस दाब को हम कहेंगे पी आउट, अर्थात बाहर की ओर से जो बुलबुले पर दाब पड़ा है इसे हमने पी आउट कहा है। ये दाब वायुमंडलीय दाब होगा, और ये जो दाब होगा बुलबुले के अंदर वायु का दाब, बुलबुले के अंदर यहां पर जो दाब डल रहा है ये दाब, बुलबुले के अंदर वायु का दाब। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस डायग्राम को कंप्लीट किया कि साबुन का बुलबुला है जिसके अंदर वायु भरी हुई है, वायु बुलबुले पर दाब लगाएगी अंदर से बाहर की ओर, और बुलबुले पर बाहर जो वायुमंडल स्थित है वो भी दाब लगाएगा, वो लगाएगा इस डायरेक्शन में। प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में जो दाब लग रहा है ये पी इंटरनल है, ये पी आउट है, तब पी इंटरनल अर्थात पी इनसाइड, अंदर से जो दाब लगा है वो बड़ा होगा, अधिक होगा पी आउट, अर्थात वायुमंडल जो दाब लगा है उसकी अपेक्षा ये दाब अधिक होगा। बट आप खुद ही कल्पना करिए कि जब ये दाब अंदर से अधिक होगा तब बुलबुले में फैलाव होगा, बुलबुला फैलता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि बुलबुला ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इस कंडीशन में तो बुलबुला टूट जाएगा। तब बुलबुला अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से इक्विलिब्रियम में रह सकता है, संतुलित किस प्रकार से हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, देखिए, जब पी इन पी आउट से अधिक है तो दोनों दाब के मान में कुछ अंतर है, अर्थात पी इन माइनस पी आउट,
इन दोनों ही दाब के जो मान में अंतर आ रहा है उसे कहते हैं हम दाब आधिक्य। अर्थात पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू पी एक्सिस। पी एक्सिस, एक्सिस फॉर आधिक्य, पी फॉर प्रेशर। अर्थात इन दोनों दाब के मान में जो अंतर आ रहा है वही कहलाएगा हमारा दाब आधिक्य। अब प्यारे बच्चों, ये दाब अधिक है, ये दाब कम है और ये दाब की डायरेक्शन कुछ बाहर की ओर है, तो बुलबुला तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बुलबुला अपनी संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करता है प्यारे बच्चों, ये जो बुलबुले की सरफेस है, सतह है, इस पर एक बल लगता है। बुलबुले की सतह पर एक बल लगता है प्यारे बच्चों, और बुलबुले की सतह पर जो बल लगता है उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। उस बल का नाम होता है पृष्ठ तनाव। यदि बुलबुले की त्रिज्या कैपिटल आर हो तब बुलबुले की सतह पर एक बल कार्य करेगा जिसे हम पृष्ठ तनाव कहेंगे, और उसकी डायरेक्शन प्यारे बच्चों इस प्रकार से होगी, अर्थात अंदर की ओर होगी। ये डायरेक्शन, ये कौन सा है बेटे, बुलबुले की सतह पर पृष्ठ तनाव। ये एक प्रकार का बल है जो बुलबुले में अंदर की ओर लग रहा है। जस्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि P इनसाइड एंड P आउटसाइड का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, P एक्सिस। अर्थात इस बुलबुले पर बाहर की ओर जो बल है ये P इनसाइड वो अधिक था, और उस कंडीशन में तो बुलबुला ब्रेक हो सकता था। उस बल को संतुलित करने के लिए ही एक पृष्ठ तनाव नाम का एक बल लगा इसकी सतह पर। अर्थात संतुलन की अवस्था में हम ये कह सकते हैं बेटे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो P एक्सिस अर्थात दाब आधिक्य का जो मान होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4T/R। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, प्यारे बच्चों यही तो पृष्ठ तनाव का बल होता है। पृष्ठ तनाव यही तो होता है। आपने क्लास 11th में किसी भी बुलबुले की सतह पर पृष्ठ तनाव याद किया होगा, तब पृष्ठ तनाव कितना निकल करके आया था, 4T/R। और ये जो पृष्ठ तनाव, ये जो बल है वो बुलबुले के अंदर की ओर है। ध्यान से देखिए इस चित्र को, देखिए इस बुलबुले पर P एक्सिस कुछ इस डायरेक्शन में बाहर की ओर, अब अगर P एक्सिस अर्थात आधिक्य दाब बुलबुले में बाहर की ओर लगेगा तो बुलबुले के आकार में वृद्धि होगी, और बुलबुले के आकार में अगर लगातार वृद्धि होगी तो बुलबुला ब्रेक हो जाएगा, बुलबुला फूट जाएगा। अब इस दाब को संतुलित करने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता होगी जो इसकी विपरीत दिशा में लगना चाहिए, अर्थात इधर। इस बल को कहेंगे हम पृष्ठ तनाव, और इसका मान कितना था, 4T/R। अगर बुलबुला संतुलन की अवस्था में रहना चाहता है तो ये P एक्सिस और ये 4T/R दिशा में तो विपरीत होने चाहिए, बट इनका परिमाण, इनका मान इक्वल होना चाहिए, तभी बुलबुला संतुलन की अवस्था में रह सकता है। इसीलिए मैंने यहां पर ये किया है कि P एक्सिस इक्वल टू 4T/R। तो ये कंडीशन शायद अब यहां से आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस साबुन के बुलबुले को हम करते हैं आवेशित, इसे चार्ज करते हैं, और आवेशित करते हैं तो इस प्रकार से इस पर बेटा ये आवेश आ जाएगा। देखिए एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत इजी वे में इस टॉपिक को कराऊं। आप इसे बुक से देखोगे तो शायद बहुत लेंथी लगेगा आपको,
बट मैं चाह रहा हूं कि ये बहुत ही इजी वे से आपको सॉल्व किया जाए ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। प्यारे बच्चों, भी इस बुलबुले को हमने आवेशित किया, चार्ज दिया, और आपको पता है कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह बल, यह आवेश सामने वाले के आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। अब प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर एक बल ऐसे लगेगा। अच्छा, यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर बल ऐसे लगेगा। और कौन सा बल लगेगा? वो लगेगा विद्युत बल। सेम इसी प्रकार से यह आवेश इस आवेश को, देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। यानी आमने सामने के जो आवेश हैं वो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को ऐसे। ये ऐसे इधर प्रतिकर्षित करेगा तो ये प्रतिकर्षण इधर लगाएगा। तो आप देख रहे जैसे ही बेटा हमने बुलबुले को चार्ज किया, आवेशित किया, तब बुलबुले की सतह पर एक दाब लगा जिसे कहा विद्युत दाब। इसे हम कहेंगे विद्युत दाब। ये भी विद्युत दाब है, ये भी विद्युत दाब है। प्यारे बच्चों, ये भी विद्युत दाब है जो बाहर की ओर लग रहा है। यानी बुलबुले की प्रत्येक सतह पर, सब जगह पर एक बाहर की ओर दाब लगेगा। कब? जब हमने इस बुलबुले को चार्ज किया, आवेशित किया, और उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो आप खुद कल्पना करिए, इस कंडीशन में भी बुलबुले के आकार में वृद्धि होगी। अब बुलबुले पर बाहर की ओर दो बल लग रहे हैं, बाहर की ओर दो प्रकार के दाब लग रहे हैं। एक तो लग रहा है पी एक्सिस। देखिए आपने बुलबुला बनाया था, ये प्रारंभ में कुछ इस प्रकार से बुलबुले के अंदर जो है वायु, इसने दाब लगाया ऊपर की ओर। सेम वायुमंडल ने भी इस पर दाब लगाया इस तरीके से। बट पी इन का मान पी आउट से अधिक था, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी था वो कहलाता था पी एक्सिस। बल का मान, वो दाब का मान किसका अधिक था बेटे? इसका मान अधिक था। तो दाब अधिक के जो होगा उसकी डायरेक्शन भी किस ओर होगी? बाहर की ओर ही होगी। अर्थात पी एक्सिस इसकी डायरेक्शन किधर है? बुलबुले पर बाहर की ओर। अब बुलबुले पर एक दाब और आ गया, कौन सा? विद्युत दाब। विद्युत दाब की डायरेक्शन भी किस ओर है? बाहर की ओर ही है। देखो ये दाब विद्युत दाब है, पी इलेक्ट्रिक, यहां से भी विद्युत दाब बाहर की ओर है। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हो कि दो प्रकार के दाब इस बुलबुले पर बाहर की ओर है, एक पी एक्सिस और एक पी इलेक्ट्रिक। अर्थात एक अधिक के दाब, एक विद्युत दाब, दोनों बाहर की ओर है, दोनों एक डायरेक्शन में है। तब बुलबुले पर जो बाहर की ओर कुल दाब होगा, देखिए बुलबुले को आवेशित करने पर, बुलबुले को आवेशित करने पर विद्युत दाब बाहर की ओर लगेगा, विद्युत दाब बाहर की ओर लगेगा। और प्यारे बच्चों, विद्युत दाब का जो मान होता है, ये जो है विद्युत दाब, इसका मान कितना होता है? आपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत दाब का मान होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम ये कह सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बुलबुले पर बाहर की ओर है। अब दो प्रकार के दाब बाहर की ओर है, एक ये वाला दाब जिसे हमने विद्युत दाब कहा है, और एक पी एक्सिस अर्थात आधिक्य दाब, ये भी बाहर की ओर था। तो अब हम कह सकते हैं, अतः
बुलबुले की सतह पर कुल दाब। अब इस कंडीशन में बुलबुले की सतह पर कुल दाब कितना होगा? दो प्रकार के दाब हो जाएंगे, एक तो पी एक्सिस प्लस एक हो जाएगा पी इलेक्ट्रिक, और इसका मान कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू। अब बुलबुला अपनी संतुलन अवस्था में ही रहेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4t अपॉन आर। ये जो 40 अपॉन आर है, ये है पृष्ठ तनाव। यहां पे मैं लिख रहा हूं 40 अपॉन आर। ये बल जो होगा ये 40 अपॉन आर होगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 40 अपॉन आर। प्यारे बच्चों से हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सोल्व करने के बाद हम क्या सकते हैं कि P एक्सिस इज इक्वल टू 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। बट आप इस कंडीशन में देखिएगा, अगर इसे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान हम बढ़ाते जाएं, ये मान कब बढ़ेगा? अर्थात हम ये कहें कि इस पर और अधिक आवेश दें, इस बुलबुले को और अधिक आवेशित करें। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम आवेश देंगे, जैसे जैसे हम इस बुलबुले को आवेशित करेंगे, तो विद्युत दाब का मान बढ़ता चला जाएगा। विद्युत दाब का मान बढ़ता चला जाएगा। और विद्युत दाब बाहर क्यों लग रहा है? एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब विद्युत दाब का मान बहुत अधिक होगा तो बुलबुला ब्रेक हो जाएगा, बुलबुला टूट जाएगा। कब? प्यारे बच्चों, जब हम बुलबुले को बहुत अधिक आवेश देंगे, और अधिक आवेश देंगे, और अधिक आवेश देंगे, तो विद्युत दाब बाहर क्यों लग रहा है, और दाब बाहर क्यों लग रहा है, तो बुलबुले का आकार में वृद्धि होगी। और वृद्धि होगी तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि बुलबुला ब्रेक हो जाएगा, अपनी संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। और जब बुलबुला ब्रेक हो जाएगा, अपनी संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा, उस कंडीशन में ये जो पी एक्सिस है, पी एक्सिस का मान कब हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात अब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, बुलबुले को और अधिक आवेश देने पर देखिए, बुलबुले को और अधिक आवेश देने पर क्या कंडीशन होगी कि P एक्सिस का मान कितना हो जाएगा? 0। एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर और अधिक आवेश दोगे तो दाब का मान बढ़ेगा। देखो ये दाब है, ये दाब है, इधर भी दाब पड़ेगा, इधर भी दाब, और बुलबुला ब्रेक हो जाएगा। और बुलबुला ब्रेक होने का मतलब P एक्सिस अर्थात आधिक्य दाब रहेगा ही नहीं कुछ भी, तो P एक्सिस का मान 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे इसका मान रखेंगे, अर्थात 0 बराबर 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि 4t अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, ये समीकरण बन जाएगा आपकी समीकरण नंबर 1। और यहां से इसकी सहायता से हम अनेक प्रकार के सूत्र स्थापित कर सकते हैं, मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये T है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मान, ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मान, या फिर बुलबुले की त्रिज्या, इसका मान। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम ज्ञात करेंगे किस इसकी सहायता से। ये डायग्राम बन चुका है, आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसे मैं हाथ से रब कर देता हूँ। पहली कंडीशन देखना, फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले हम
आवेशित बुलबुले का पृष्ठ तनाव याद करेंगे। आवेशित बुलबुले का पृष्ठ तनाव। और प्यारे बच्चों, अनेक प्रकार के सूत्र हम यहाँ से याद करेंगे, उन्हें याद करना बहुत टफ होगा, बहुत मुश्किल से होगा। इसलिए आपको मैं सजेशन देता हूँ, सलाह ये देता हूँ कि केवल आप ये इक्वेशन याद कर लेना। इसी इक्वेशन की सहायता से ये सब सूत्र हम याद करेंगे। देखिए कैसे हम आवेशित बुलबुले का पृष्ठ तनाव याद करना है। कुछ इस प्रकार से करेंगे, 4T इज इक्वल टू आर की मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर इंटू आर और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तब यहां से T इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई आर अपॉन इस 4 की मल्टीप्लाई यहां से कर देंगे 8 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो मान प्राप्त हुआ है हमें आवेशित बुलबुले की सतह पर लगने वाले पृष्ठ तनाव का मान। अब अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि पृष्ठ तनाव याद करो, तब वो पृष्ठ आवेश घनत्व देगा, बुलबुले की त्रिज्या देगा, और ये तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12। ये तो फिक्स है। तो कुछ इस प्रकार से हम इनकी सहायता से आवेशित बुलबुले की सतह पर लगने वाले पृष्ठ तनाव को ज्ञात कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के बाद अब दूसरा सूत्र हम और भी ज्ञात करेंगे यहां से। जैसे अगर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहे आवेशित बुलबुले की त्रिज्या। देखिए आवेशित बुलबुले की त्रिज्या आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मल्टीप्लाई यहां से कर देंगे आर मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट और ये पृष्ठ तनाव T। और यहां से R का मान हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है आवेशित बुलबुले की त्रिज्या। अब क्वेश्चन में आपसे किस प्रकार से कहेगा, आवेशित बुलबुले का पृष्ठ तनाव दे देगा, आवेशित बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व देगा और आपसे त्रिज्या का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम आवेशित बुलबुले की त्रिज्या याद कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला याद करना बहुत टफ होंगे, इजी तो नहीं होंगे। ये सब आपको केवल इस इक्वेशन को याद करना है और इस इक्वेशन की सहायता से ही हम इन सब के मान इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम याद करते हैं, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व। थर्ड कंडीशन, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है। सिग्मा को कैसे याद करेंगे, R इंटू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट और T। तब यहां से सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू निकल जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट T और अपॉन R और सिग्मा बराबर अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R। और कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू यहां से ज्ञात हो गई, जिसमें हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात किया है। और प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक हम कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसकी सहायता से हम आवेशित जो बुलबुला है इसकी सतह पर कुल आवेश कितना होगा वो भी हम याद कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, फोर्थ कंडीशन कि आवेशित
बुलबुले की सतह पर आवेश की मात्रा। प्यारे बच्चों, आवेश की मात्रा को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। तो यहां से Q बराबर सिग्मा इंटू, देखिए बुलबुला है गोले के आकार में और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमने कैपिटल R मान रखी है गोले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या। तो अब हम इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे आवेश के मान को। तो आवेश का मान कुछ इस प्रकार से ज्ञात होगा प्यारे बच्चों। देखिए सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी और अपॉन r। ये मान आया था सिग्मा का यहां से, बट सिग्मा के मान में अगर ये मल्टीप्लाई कर दे हम तो मान किसका आ जाएगा, आवेश का। तो कर देते हैं, आवेश बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन r मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। ये जो होगा ये फॉर्मूला कहलाएगा बेटे आवेशित बुलबुले की सतह पर आवेश की मात्रा। बट आप यहां से ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि सर हमारी बुक में तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, हमारी बुक में तो कुछ और तरीके से सोल्व कर रखा है इसे। तो प्यारे बच्चों, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सोल्व करके देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन इस प्रकार से है। देखिए 4 पाई इस अंडर रूट से बाहर रखा हुआ है, Q बराबर, यही लिख देता हूं, Q बराबर इस 4 पाई को अंडर रूट से बाहर, अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो बच रही है केवल 8 एप्सिलॉन नॉट टी और r क्यूब। ये वैल्यू आपकी बुक में दे रखी है आवेश की मात्रा। अब आपको कि सर ये किस प्रकार से आया ये भी समझाइए। देखिए समझाता हूँ बेटे किस प्रकार से आया। देखिए 4 पाई अंडर रूट से बाहर है तो इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 8 अंडर रूट के अंदर है इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर ही है कोई कंफ्यूजन नहीं, टी अंडर रूट के अंदर है इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। बट ये सर r क्यूब कैसे बन गया, अपॉन में r था अंडर रूट में और यहाँ पे r स्क्वायर था अंडर रूट से बाहर, आपने अंडर रूट में r क्यूब कैसे लिखा है इसे समझाना है। देखिए प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपका समझिए कैसा है, 1 अपॉन r, देखो 1 अपॉन r और मल्टीप्लाई r स्क्वायर। केवल मैं इसे और इसे लेकर के चल रहा हूँ, बाकी सब तो सेम रहा अपनी जगह पर ही रहा, उसका तो सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है। बट इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए जब इस पे से हम घात हटाएंगे ना, ये अंडर रूट हटाएंगे ना, तो हम इसे लिखेंगे 1/r की घात 1/2, अंडर रूट हटाया 1/2 मल्टीप्लाई r स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब इसे कैसे सोल्व करा, घात को हम ऊपर ले गए, r स्क्वायर तो पहले से ही है और r की घात माइनस के 1/2 इसे हम ऊपर लेकर के गए, तो हल होके कितना आ जाएगा, r की घात 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2। तो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 माइनस 1/2 को सोल्व करेंगे, 2 की गुना 2 में करेंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/2, यानी इसे हल करने के बाद आ जाएगा r की घात 3/2। और प्यारे बच्चों में इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ r की घात 3 गुना 1/2। अब आप यहां से देखिए r की घात और 1/2, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, r की घात 1/2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट r, और ये घात है पहले से 3, कुछ इस प्रकार से r की घात
3 आपके सामने आई है। तो मैंने आपको ये समझाया कि कुछ ये सॉल्यूशन कहाँ से निकल कर के आया। बुक में ये डायरेक्ट है आपकी, ये करने के बाद डायरेक्ट ये कर दिया। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ से ये r³ कैसे हो गया, हमारी समझ में नहीं आया। तो भैया कंफ्यूजन के लिए कुछ है ही नहीं, मैंने सब कुछ सोल्व किया है। देखिए 4π अपने स्थान पर ही रहा, ये अपने स्थान पर, ये भी अपने स्थान पर, t भी अपने स्थान पर। आपका जो कुछ भी सॉल्यूशन हुआ है केवल इन दोनों के बीच में हुआ है। इसे कुछ इसने सोल्व किया है कुछ इस प्रकार से। देखिए 1/r है ना, मल्टीप्लाई r² है ना, 1/r को मैं लिख सकता हूँ, जब भी अंडर रूट हटाते हैं तो घात 1/2 लिख देते हैं, वो तो जो का तो यही है। अब प्यारे बच्चों r की घात 1/2 अगर हर में है, अंश में जाने के बाद चिन्ह बदल गया तो इसलिए -1/2 हो गई और r की घात 2 वहीं पर है। देखिए 2 गुना 1/2, जब इसे सोल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 -1/2, 2 -1/2, हल करने के बाद 3/2। 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 1/2, और r की घात जो 1/2 है, r की घात 1/2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, और ये घात 3 है तो इसलिए अंडर रूट r³ हो जाएगा, और अंडर रूट में ही मैंने लिखा है r³। तो प्यारे बच्चों ये था इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से। तो इसी टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों इस लेसन का गाउस के नियम से संबंधित जो हमारा ये चैप्टर था, ये लेसन इस टॉपिक के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को कवर करेंगे। तो वीडियो आप देखते रहें, चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।